हेलो मेरे लाल बाल गोपाल, तो कैसे हो आप लोग। होप सो सब मस्त होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड पार्ट। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया फोर्स के बारे में, न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में, टाइप्स ऑफ फोर्स देखा, इनर्सिया के बारे में सीखा, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं भैया। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? ठीक है, लीनियर मोमेंटम बेसिकली बच्चे अगर डेफिनेशन की बात करोगे तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जो आपका होगा लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना। अगर हम लोग लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हो लीनियर मोमेंटम जो होगा वो मास और वेलोसिटी का क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर आप मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो क्वांटिटी निकल के वहां से आ रही है वो क्या है? एक लीनियर मोमेंटम है, जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं? पी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात कर लें बच्चे, तो यूनिट की बात करोगे तो मास की यूनिट यहां से आपके किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड, तो यहां से आपकी यूनिट निकल के आती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जो कि यहां मेंशन है। ठीक है, अगर बात करें क्वांटिटी कैसी है तो भैया ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, क्या हो? मैग्नीट्यूड हो प्लस डायरेक्शन हो। ठीक है ना, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी उसको आप बोलोगे क्या? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो मोमेंटम के पास दोनों चीजें होती हैं, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी की तरह यूज करोगे। किसी बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो क्वांटिटी निकल के आएगी उसको आप यहाँ पे लीनियर मोमेंटम बोल रहे हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कुछ बच्चे, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिनके पास मास है m और वो v वेलोसिटी से चल रहा है तो इसका मोमेंटम क्या होगा? mv होगा। ऑप्शन देख लो कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो जरा। हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बल, आपको मोमेंटम फाइंड करना है भाई डंबल का, ऑफ मास 10 kg। मास कितना है? 10 kg है। ठीक है, ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 80 सेंटीमीटर। अगर ये 80 सेंटीमीटर से गिराया जा रहा है एक डंबल को फ्लोर पे तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा ये बताना है आपको। तो 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो 80 इंटू 10⁻², ये मीटर हो जाएगा। टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10, तो एक्सेलरेशन जी, या फिर इसको ए बोल देता हूं भाई साहब, कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए पहले। मोमेंटम अगर निकालना है, अगर मोमेंटम निकालना है तो m इंटू वी। मास दिया उन्होंने, आपको क्या नहीं पता है बताओ जरा? वेलोसिटी। तो उस पे काम करो और देखो जरा इसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। यहाँ पे हाइट दे रखी है, यहाँ पे जी दे रखा है, मतलब ए दे रखा है। तो v कहां से निकाल पाओगे आप? कहीं से? क्या ये इक्वेशन काम कर जाएगी? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अगर किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करा रहे हो, फर्स्ट चैप्टर में मैंने मोशन के अंदर पढ़ाया था इक्वेशन ऑफ मोशन, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू u की वैल्यू 0 है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे होल्ड किए हो, यहाँ से ड्रॉप कर रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होने वाली है? 0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 0 पुट कर देना, प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू 10 है बच्चे, और h की वैल्यू है 80 इंटू 10⁻²। तो यहाँ से आंसर आपका क्या बन जाएगा? ये 8 2 16, 1 0 2 0 इंटू 10⁻²। 10⁻² से ये 2 0 हटा दोगे तो आ जाएगा 16। यहाँ पे v स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे v स्क्वायर इक्वल टू 16, तो v की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, तो क्या मोमेंटम आप नहीं निकाल लोगे? बोलोगे सर निकाल लेंगे।
बहुत प्यार से निकलेगा तो कितना आ जाएगा 40 क्या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इतना मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है भैया, सबको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। मतलब किसी बॉडी का अगर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज करा रहे हो तो उसमें फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। जितना फोर्स लगाओगे उसी तरीके से मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the force applied on it, and the change takes place in their direction and applied force। आप सोच के देखो, अगर किसी बॉडी को मूव कराना है, ठीक है, चलो यहाँ पे कोई बॉडी है, इसकी वेलोसिटी मान लो 0 है, आपने फोर्स लगाया, ये वेलोसिटी आ गई। पहले इसका मास mv, मास हो गया m, वेलोसिटी इनिशियल अगर 0 है तो मोमेंटम 0, आपने फोर्स लगाया, बॉडी मूव कर गया तो मोमेंटम चेंज हुआ ना, इसके अंदर कुछ वेलोसिटी आ गई, मास तो है ही, तो इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम कुछ आ रहा है। ये कब आ रहा है बच्चे, फोर्स लगाने पर। ठीक है, और इसके बीच में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है सब चीजें होने में। तो आप कह सकते हो ना, इसका जो मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि आप इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो यही स्टेटमेंट यहाँ बोला गया है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जिससे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला है, यहाँ पे देखो ना, रेट कहीं दिया होगा ना, कहाँ पे दिया है, इसमें देख लेना, पढ़ लेना आप लोग। रेट ऑफ चेंज, अब देखो यहाँ पे रेट दिया है ना, ये देखो, रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना उस क्वांटिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटाते हो बच्चे यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा, एक कांस्टेंट आता है जिसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हो आप। यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को 1 ले लेना, मान लिया जाता है। ठीक है, तो F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा क्या है बच्चे, यहाँ पे समझो, ये जो ये ऐसा है ना ट्रायंगल टाइप का, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज। क्या होता है, मतलब चेंज, मतलब मोमेंटम में चेंज, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर बात करोगे तो देखो जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या मेरे पास कोई ब्लैंक स्लाइड मिल सकती है, चलो देखो जरा, अगर मान लो बच्चे एक बॉडी यहाँ पे है, एक कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे आपने टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी u है। किसी ट्रेन को जाते हुए देखा आपने, टाइम t इक्वल टू 0 पे देखा, तो उसके पास कुछ वेलोसिटी रहेगी u, मान लो ट्रेन है कोई। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चे, आपने कुछ टाइम बाद टाइम t इक्वल टू t, टाइम t इक्वल टू t पे इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v। जब क्या लगाया आपने, इस पे फोर्स F लगाया। ठीक है, जब फोर्स लगाया होगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो पहले वेलोसिटी u थी, चल रही थी, कोई एक बच्चा है चल रहा है u वेलोसिटी से, आपने क्या किया, फोर्स लगा दिया, उसका मोमेंटम चेंज हो गया। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v। मास कितना है इसके पास, m। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला आपसे कि जो फोर्स होगा बच्चे, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम। तो यहां से अगर मोमेंटम की वैल्यू पुट किया जाए तो क्या हो जाएगा, क्या m इंटू वी होगा, p इक्वल टू अभी मैंने आपको पढ़ाया m इंटू वी, अपॉन में टाइम कितना हो जाएगा, चेंज इन टाइम की बात करेंगे अभी, तो f इक्वल्स टू, मास देखो कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का मास क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता। भाई आप कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, उस पर फोर्स लगा रहे हो, तो मास में थोड़ी चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज होगा। तो मास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो क्या यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी को, क्या फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जो होगा बच्चे उसको लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी।
अभी बताया था डेल्टा चेंज बताता है, तो डेल्टा चेंज बता रहा है किसका, वेलोसिटी का। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगा आपका, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। टाइम का भी चेंज है, तो फाइनल टाइम कितना है, टी है, और इनिशियल टाइम टी इक्वल टू कितना है, 0 है। तो यहां से भाई साहब क्या आ जाने वाला है, m। अब ये चेंज इन वेलोसिटी है अपॉन में टाइम। तो ये वाला इक्वेशन आपको याद रखना है, ये इक्वेशन याद करके रखनी है कि F इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। ये इक्वेशन याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब नेक्स्ट इक्वेशन बना सकते हो इसी से, क्या, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोलते हो बच्चे, एक्सेलरेशन बोलते हो। क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू एम इंटू ए, यहां से बन जाता है ये फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है। m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ द बॉडी, क्या है, मास ऑफ द बॉडी, ये क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। न्यूटन सेकेंड लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल है भाई साहब। और मोटर कार ऑफ मास 1200 केजी, मास है किसी मोटर कार का 1200 कितना केजी, is moving along a straight line with a uniform velocity of 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। क्या मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 90 इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लोगे, बताया है मैंने, मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई, 18 पाँच कितना होता है बच्चा, 90। तो यहाँ पे 90 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इट्स वेलोसिटी स्लो डाउन 18 किलोमीटर, फाइनल वेलोसिटी बोल रहा है भैया 18 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है। तो 18 इंटू 5/18 करोगे, ये 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी इन 4 सेकेंड। टाइम कितना बोला उन्होंने कि 4 सेकेंड के अंदर, बात समझ में आ रही है, 4 सेकेंड के अंदर ये चीजें हो रही हैं। बाई एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट एक्सेलरेशन, कैलकुलेट क्या करना है भाई, यहां लिख लेता हूं, एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड, आपको फोर्स भी निकालना है, ये 3 क्वांटिटी निकालनी है। तो पहले फोर्स निकाल लो, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू, अभी मैंने बोला एम वी माइनस यू अपॉन में टी, यूज करो, मास दिया है 1200 इंटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है बच्चे, फाइनल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, निकाला है मैंने, ये तो गलत लिखा है मैंने, यहाँ पे कितना रहेगा 5 इंटू 5 कितना 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड अपॉन में टाइम कितना है बताओ, 4 सेकेंड। तो कैलकुलेट कर ले जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा भाई साहब 1200 इंटू -20 अपॉन में 4, ये हो जाएगा 5 4 5 6 20, तो यहाँ से हो जाएगा 12 5 60 माइनस 600 वॉट न्यूटन, इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, -6000 न्यूटन का फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि F इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई है, -6000 इक्वल टू मास है 1200 इंटू एक्सेलरेशन फाइंड कर लोगे, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा 12 5 60 -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेंज इन मोमेंटम निकालना है भाई, बहुत इजी है, चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, तो कितना आ जाएगा 1200, ये मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे 1200 पुट कर लेना, फाइनल वेलोसिटी कितनी है
5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल 25, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साहब। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं इम्पल्स। क्या होता है इम्पल्स? इम्पल्स बेसिकली क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है भैया फोर्स एंड टाइम का, ठीक है। किसी बॉडी पे कितना शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगा रहे हो, दैट इज अ इम्पल्स। जैसे आप हथौड़ी से क्या करते हो, किसी चीज से, हैमर से किसी चीज पे आप क्या करते हो, फोर्स लगाते हो ना। तो वो फोर्स कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए लगा रहे हो किसी बॉडी के ऊपर, दैट इज अ इम्पल्स। तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ठीक है ना। इम्पल्स इज डिफाइंड एज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ओवर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब किसी बॉडी के ऊपर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं वो कितना उसके मोमेंटम में चेंज कर रहा है, दैट इज अ व्हाट, इम्पल्स। देखो जरा यहाँ पे इम्पल्स का फॉर्मूला देख सकते हो बच्चे, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे फोर्स देख सकते हो। अभी इम्पल्स मैंने बोला, जो इम्पल्स होगा, जो इम्पल्स होगा भाई साहब, हमने बोला कि फोर्स, फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। फोर्स क्या लिखते हो बताओ? फोर्स को अभी क्या बताया मैंने, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम या टाइम, ठीक है। टी लिख सकते हो, यहाँ फोर्स की वैल्यू लिख सकते हो बच्चे, एम वी माइनस यू अपॉन में चेंज इन टाइम इक्वल टू चेंज इन टाइम। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये एम वी माइनस यू, या फिर लिख सकते हो इसको चेंज इन मोमेंटम। क्या लिख सकते हो, चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स क्या है, क्या है इम्पल्स? किसी बॉडी के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर जो आप फोर्स लगा रहे हो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज कर रहा है, दैट इज द इम्पल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। बेसिकली अगर यूनिट की बात करेंगे हम लोग, तो यूनिट क्या हो जाएगी इम्पल्स की? अगर यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। ये सब सारी बातें आपको याद रखनी है। अगर हमारे पास एक ग्राफ है यहाँ पे, तो इसका एरिया अंडर द कर्व जो निकाल दोगे, अगर हमारे पास एक ग्राफ है बच्चे फोर्स और टाइम के बीच में, अगर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है फोर्स और टाइम के बीच में, तो अगर आप उसका एरिया अंडर कर्व निकाल देते हो, तो एरिया अंडर कर्व जो देगा, एरिया अंडर कर्व जो देगा वो क्या देगा, इम्पल्स देता है। एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ गिव्स इम्पल्स, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स बता सकते हैं सर? बोल देंगे आप तुरंत, क्या, न्यूटन सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम? इम्पल्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या होता है, इसमें से करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। इम्पल्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, गलत भाई है। रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, वो फोर्स होता है, इम्पल्स नहीं होता है, तो ये गलत है, ठीक है। इम्पल्स इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, गलत बात है भाई साहब। जो इम्पल्स होगा वो फोर्स के इक्वल होगा क्या, नहीं, फोर्स इंटू टाइम के इक्वल होता है, ठीक है। जो इम्पल्स होगा वो फोर्स इंटू चेंज इन टाइम के इक्वल होता है, जो कि ये भी आंसर गलत है। मोमेंटम इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द इम्पल्स, बोला गया है मोमेंटम इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ इम्पल्स, गलत है, ये भी है गलत, ठीक है ना। बोला गया मोमेंटम इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ, गलत भाई, ठीक है। इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, बोला गया है इम्पल्स जो होगा वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होगा, गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में ये चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है भाई साहब, ठीक है। मैंने क्वेश्चन देखा था, तो ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, ठीक है। तो इम्पल्स क्या होना चाहिए, इम्पल्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, या फिर बोल दिया जाए कि इम्पल्स इज अ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, या फिर ये बोल दिया जाए, दोनों में से कोई एक दे देता, ठीक है। अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था ये सारी चीजें, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं भैया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं भैया कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप किसी बॉडी पे जितना फोर्स लगाओगे उसके बदले आपको उतना फोर्स मिलेगा। आप किसी बॉडी को पंच करते हो तो आपको भी हर्ट फील होता है ना। आप किसी बच्चे को पंच कर दिए, ठीक है, जितना जितना उसको क्या होगा, पेन फील होगा, आपको भी उतना ही पेन फील होता है, बस थोड़ा सा कम अमाउंट में, क्योंकि आपने उसको सेंसिटिव गाल पे पंच मार दिया, ठीक है, तो उसको ज्यादा फील हो रहा होगा, बट उतना ही अमाउंट में आपको भी फील होगा, लेकिन लगेगा नहीं, क्योंकि आपके ये जो स्किन है यहाँ पे हार्ड है, इसका यहाँ पे सॉफ्ट है, बट इक्वल अमाउंट में फोर्स लगता है, ये याद रखिए। जिसके साथ जैसा करोगे उस आपको वैसा ही फीडबैक मिलेगा, इक्वल रिएक्शंस, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। समझ में आ रही है बातें? जिस बॉडी पे जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, जैसे मान लो यार मैं इसको क्या करूं, मैं इसको हिट करूं, तो क्या करूंगा, अगर मैं इसको हिट करूंगा तो मुझे चोट लगेगी ना। क्यों चोट लगेगी? क्योंकि बोर्ड को चोट लगी। तो बोर्ड को चोट लगी तो बोर्ड हमें छोड़ देगा नहीं, उतने ही अमाउंट से मुझे भी चोट लगाएगा, उतने ही अमाउंट से मुझे भी पेन देगा। बात समझ में आ रही है क्या? उतने ही अमाउंट में रिएक्शन फोर्स देगा। तो जितना आप एक्शन करोगे उतना रिएक्शन भी मिलेगा आपको। ये दोनों फोर्स है भाई, एक्शन भी फोर्स है, रिएक्शन भी फोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो, कुछ एग्जांपल्स तुमको दिखा देता हूं मैं। आप क्या करते हो, जब गन से बुलेट को फायर करते हो तो बुलेट बाहर निकलती है, तो बुलेट एक्शन करती है। क्या करती है? बुलेट बुलेट एक्शन करती है, और उसके बदले रिएक्शन में क्या करती है, गन पीछे की तरफ रिकॉइल होती है पीछे की तरफ जाती है, तो वो होता है, वो रिएक्शन होता है। क्या होता है? रिएक्शन। मतलब ये जो ये रिकॉइल ऑफ द गन होगा पीछे की तरफ, वो क्या दे रही है आपको? रिएक्शन, झटका देती है ना। तो एक्शन हुआ, रिएक्शन मिला। तो एवरी एक्शन विल हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना आप फोर्स लगाओगे आप पे भी फोर्स उतना मिलेगा, ठीक है। जैसे अर्थ को मैं पुश कर रहा हूं अपने वेट के थ्रू, तो अर्थ भी मुझे क्या कर रही है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देके बैलेंस कर रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, ये देखो, इसको पंच किया इसके जॉ पे, तो इसके जॉ पे क्या किया, पंच किया, तो एक्शन मिला। और फिर इसकी जॉ ने क्या किया होगा, इसके हैंड पे एक रिएक्शन दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो बोट में, एक इंसान बोट में, देखो बोट से कहाँ जा रहा है, इस वुडन ब्लॉक पे क्या कर रहा है, पैर को रख रहा है, इस वुडन ब्लॉक पे क्या कर रहा है, पैर को अपने पुश कर रहा है ना ऐसे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसने यहाँ पे एक्शन किया, इसके बदले इसके पैर पे रिएक्शन मिला और ये आगे की तरफ निकल गया। तो एवरी एक्शन बच्चे विल हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे कुछ देखो अच्छी अच्छी पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको याद रखना है। एक कंडीशन क्या होना चाहिए एक्शन रिएक्शन के लिए, तो एक्शन रिएक्शन हमेशा पेयर में आता है बच्चे। जब एक्शन होगा तो रिएक्शन भी आएगा। तो ये दोनों फोर्स किसमें होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स क्या होता है, इक्वल अमाउंट में होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे समझो, ये हमारे पास एक ग्राउंड सरफेस है, क्या है, ग्राउंड सरफेस। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है। तो इसने क्या किया, अपना वेट लगाया W, और इसके बदले इसको रिएक्शन मिला R। इसका वेट जो ट्रांसफर हो रहा होगा वो कहाँ लग रहा होगा, इस सरफेस पे। तो इस सरफेस ने क्या दिया, इसको एक रिएक्शन फोर्स दिया। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा किस में आते हैं, पेयर में आते हैं। जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन मिलेगा। फोर्स मस्ट एक्टिंग ऑन अ टू डिफरेंट बॉडीज। जो फोर्स एक्ट करता है एक्शन और रिएक्शन का, वो हमेशा अपोजिट बॉडी पे लगता है, ठीक है ना। तो डिफरेंट बॉडी पे लगता है, ठीक है। देखो एक्शन इसके जॉ पे हुआ, रिएक्शन इसके हैंड पे मिला। एक्शन बुलेट पे हुई, रिएक्शन गन पे मिली। एक्शन एक्शन कहाँ हुआ, यहाँ पे एक्शन बोर्ड पे हुआ, रिएक्शन आगे मिला। तो एक्शन रिएक्शन जो पेयर जनरेट होते हैं बच्चे, जो दोनों फोर्स जनरेट होते हैं, वो दो डिफरेंट बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं, याद रखना, ठीक है। मस्ट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। एक अगर फोर्स इधर लग रहा है, ये एक्शन इधर लग रहा है, तो रिएक्शन इसके अपोजिट में मिलेगा, रिएक्शन इसके अपोजिट में मिलेगा। ये बातें आपको याद रखनी है,
कि ये फोर्स पेयर में जनरेट होते हैं, ये फोर्स दो डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं, इन फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू सेम होता है और ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। ठीक है, देखो कुछ एग्जांपल है। व्हेन यू वॉकिंग यू पुश बैकग्राउंड ऑन द ग्राउंड विथ योर फुट। जब आप चलते हो तो अपने फुट के थ्रू क्या करते हो, ग्राउंड जो होता है उसको पीछे की तरफ पुश करते हो, तो उसके बदले आपको ग्राउंड आगे की तरफ क्या करता है, आगे की तरफ पुश करता है ताकि आप चल सको। ठीक है ना, आगे की तरफ आपको पुश करेगा ताकि आप चल सकें। तो एक्शन आपने कहाँ किया, आपने एक्शन ग्राउंड पे किया, ग्राउंड ने आपको रिएक्शन दिया जिसकी वजह से आप चल पा रहे हो। ये देखो ये बोट वाला है, अभी जो बताया मैंने उस साइड, ये क्या है, रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट में क्या करता है बेटा, रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है, देखो ये अगर रॉकेट है हमारे पास, तो रॉकेट का जो फ्यूल होता है वो क्या करता है, प्रोपेल करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो एक्सपेलिंग फ्यूल आउट ऑफ दियर इंजन, जो इंजन होता है इसका फ्यूल कहाँ एक्सपेल करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये एक्ट करता है एक्शन, एक्शन। इसके बदले इस रॉकेट को क्या मिलता है, रिएक्शन। क्या मिलता है, रिएक्शन मिलता है, जिसकी वजह से ये रॉकेट क्या करता है, उड़ने लगता है। फ्यूल बाहर की तरफ निकलेगा, एक्शन। और उस आप देखे होगे ना, रॉकेट क्या करता है, बहुत सारा फ्यूल इंजेक्ट करता है बाहर की तरफ, करता है ना, तो वो क्या कर रहा है, एक्शन। और उसके बदले उस रॉकेट फिर कहाँ जाता है, फिर ऊपर क्या करने लगता है, फ्लाई करने लगता है, जाता है ना। तो उसके बदले इस रॉकेट के, जो रॉकेट का फ्यूल बाहर की तरफ निकल रहा है बच्चे, उसने किया एक्शन, और फिर इस एक्शन के बदले इस रॉकेट पे लगा रिएक्शन, जिसकी वजह से क्या करने लगा, हवा में चल दिया भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखो जरा। व्हेन यू पुश अगेंस्ट द वॉल विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, आप क्या कर रहे हो, एक वॉल को 50 न्यूटन से पुश कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ क्या होना चाहिए, एक्सर्ट अ फोर्स 50 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन। यही वाला ऑप्शन सही होगा भैया। आप अगर किसी वॉल को पुश कर रहे हो, किसी वॉल को पुश कर रहे हो 50 न्यूटन से, तो वॉल भी आपको पुश करेगी 50 न्यूटन से। बात सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी, गलत है। सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करता है, अलग अलग बॉडी पे, डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करता है। ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, बहुत सही है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और इस एग्जाम में जो पीरियोडिक 2 पेपर होने वाले वहां पे भी आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सारे क्वेश्चन करिए बच्चे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए। अभी मैं इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है वो भी सारे न्यूमेरिकल मैं करा दूंगा। ठीक है, तो सब कुछ आपको किया कराया मिल जाएगा, आपको मेहनत करनी है बस। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, सॉरी बाय।